इसमें हमने 100 क्वेश्चन तो कर ही लिए थे। इसके बाद में हमारे आगे क्वेश्चन थे, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन चल रहे थे। तो एक बार क्वेश्चन है हमारा, वीडियो कॉलिंग हेतु आवश्यक प्रमुख संचार सेवा का नाम बताइए। देखिए वीडियो कॉलिंग करने के लिए कौन सा संचार साधन है जो कि काम में लिया जाता है, तो वो है पहला इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। अगला है, कोई दो आधारभूत ढांचागत संरचनाओं के नाम बताइए। कोई दो आधारभूत ढांचागत संरचनाओं के नाम बताइए। तो ये पहला है परिवहन और दूसरा है विद्युत और तीसरा चाहो तो ये है संचार। तो ये हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा परिवहन सबसे विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा परिवहन है जो कि सबसे ज्यादा फैला हुआ है और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो ये है सड़क परिवहन। कौन सा है? सड़क परिवहन है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा फैला हुआ है। अगला है, कम एवं मध्यम दूरी तय करने के लिए कौन सा परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है। ये बताना है तुम्हें कि कम दूरी होनी चाहिए और मीडियम दूरी, इन दोनों के लिए ऐसा कौन सा परिवहन है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये है हमारा सड़क परिवहन ही है जो कि छोटी छोटी दूरियों के लिए भी काम में लिया जा सकता है। अगला है, सड़क परिवहन के कोई दो महत्व बताइए। सड़क परिवहन को ये बताना है कि सड़क परिवहन क्यों आवश्यक होता है। तो सड़कों का निर्माण कहीं भी आसानी से किया जा सकता है। इसको तुम छोटी दूरी के लिए भी काम में ले सकते हो या फिर किसी पहाड़ी वाले स्थलों पर भी सड़क का निर्माण किया जा सकता है। तो पहला है, सड़कों का निर्माण कहीं भी आसानी से किया जा सकता है और दूसरा है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी का कार्य करता है। मतलब कि इस परिवहन के माध्यम से हम किसी अन्य परिवहनों को भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये इसके दो महत्वपूर्ण हो गए कार्य। अगला है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। मतलब तुम्हें ये बताना है कि कौन सा नेशनल हाईवे जिसको कि शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट, मतलब कि नेशनल हाईवे 1, इसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। अगला है, ऐसे दो वाहनों के नाम बताइए जिन्हें टोलों से मुक्त किया गया है। मतलब तुम्हें ऐसे दो वाहन बताने जिन्हें कि टोल टैक्स जो होते हैं इनसे मुक्त रखा गया है। काफी सारे वाहन हैं परंतु इसमें केवल दो पूछे गए हैं। जैसे है मिलिट्री के वाहन होते हैं, सैनिकों के जो वाहन होते हैं वो है एम्बुलेंस है, या फिर जो कृषि के साधन होते हैं वो हैं 2 पहिया वाहन है। इन सभी को टैक्स से मुक्त किया गया है। तो इनमें से कोई भी दो देख लेना। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा कब की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा कब की गई थी। तो ये की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। ये 2000 में की गई थी और 25 दिसंबर को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्या लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्या लक्ष्य है, ये बताना है। तो ये है, इस परियोजना का लक्ष्य गांव को प्रमुख शहरों से जोड़ना और वो भी किसके माध्यम से, पक्की सड़कों के माध्यम से। मतलब कि पक्की सड़कों के द्वारा गांव को शहरों से जोड़ना ही क्या है, ये परियोजना का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार एवं लंबी दूरी तक हल्के व भारी सामान के परिवहन हेतु कौन सा परिवहन आवश्यक है। ये बताना है तुम्हें कि व्यापार और लंबी दूरियों के लिए भारी सामानों को ले जाने के लिए कौन सा परिवहन सबसे उपयुक्त है, सबसे सूटेबल है। तो ये है कौन सा, रेल परिवहन। रेल परिवहन की सहायता से तुम कम सामान, ज्यादा वजन वाले किसी भी सामान को ले जा सकते हो। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली रेल कब चलाई गई थी। ये बताना है कि सबसे पहली रेल इंडिया में कब चलाई गई थी। तो ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी जो कि मुंबई व ठाणे के बीच में चली थी। कहाँ, मुंबई व ठाणे के बीच में इसको चलाया गया था। अगला है, भारतीय रेल परिवहन की कोई दो समस्याओं को बताइए। ये बताना है कि भारतीय रेल परिवहन में कौन कौन सी दो समस्याएं सामने आती हैं। तो ये पहला तो है कि बहुत से यात्री से बिना टिकट के यात्रा करते हैं, मतलब कि वो टिकट नहीं लेते हैं। और दूसरा है कि वो रेल संपत्ति को हानि भी पहुंचाते हैं और कुछ
चोरी भी रेल परिवहन के सामानों की हो जाती है। तो ये इसकी दो प्रमुख समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी एक ज्वारीय बंदरगाह का नाम बताइए। भारत में कौन सा, मतलब कोई भी एक ज्वारीय बंदरगाह का तुम्हें नाम बताना है। तो कांडला बंदरगाह क्या है, एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह ही है। अगला है, देश के उस पत्तन का नाम बताइए जो लैगून के मुहाने पर स्थित है। लैगून एक खारे पानी की झीलों को कहा जाता है एक प्रकार से। तो ये बताना है कि ऐसा कौन सा पत्तन है जो लैगून के मुहाने पर स्थित है। तो वो है हमारा कोच्चि पत्तन। कौन सा, कोच्चि पत्तन है जो कि लैगून के मुहाने पर स्थित है। अगला है, कोई दो देश के कोई दो प्राकृतिक पोताश्रयों के नाम बताइए। तो वो है, पहला तो है कोच्चि पत्तन और दूसरा है तूतीकोरन। तो पहला कौन सा है, कोच्चि पत्तन और दूसरा है तूतीकोरन पत्तन। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ये बताना है कि देश का सबसे अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह किसे माना जाता है। तो ये है हमारा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम को सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। अगला है, कोलकाता पत्तन के बढ़ते दबाव को कम करने हेतु कौन सा पत्तन विकसित किया गया है। ये बताना है कि कोलकाता पत्तन है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इसके लिए किसी दूसरे पत्तन का निर्माण किया गया है। तो वो पत्तन कौन सा है जिसका इसके लिए निर्माण किया गया है। तो वो है हल्दिया पत्तन। कौन सा, हल्दिया पत्तन है जिसका निर्माण कोलकाता पत्तन के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है। अगला है, राजस्थान से उत्पाद निर्यात हेतु आप किस निकटतम बंदरगाह का चयन करेंगे। ये बताना है कि राजस्थान से कोई भी उत्पाद को निर्यात करना है या फिर आयात करना है, तो उसके लिए हम सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है जिसका चयन करेंगे। तो वो है कांडला बंदरगाह जो कि राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह है। अगला है, इंटरनेट के कोई दो लाभ बताइए। इंटरनेट के कोई दो कार्य बताने हैं तुम्हें। तो पहला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काम आता है। तो पहला तो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, और दूसरा है इस ईमेल की सहायता से संदेशों को भेजा जा सकता है और ग्रहण भी किया जा सकता है। तो इसके दो कार्य हो चुके हैं। पहला तो कौन सा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और दूसरा है ईमेल की सहायता से मैसेज को भेजना और प्राप्त करना। अगला है, देश में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है। ये बताना है देश में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है। तो देश में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या है 5। क्या है, 5। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना है। तो राष्ट्रीय आय होती क्या है ये तुम्हें इसको बताना है। तो राष्ट्रीय आय होती है किसी भी देश में सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पाद प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। एक और बार सुन लो, एक देश में सभी साधनों द्वारा और एक साल में उत्पाद प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप जो अर्जित आय है उन्हीं का योग ही क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। मतलब तुम्हें इसमें यह बताना है कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है, जिसको जीडीपी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको तुम्हें बताना है कि ये होता क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, सुन लो। एक देश में घरेलू सीमाओं के अंदर, मतलब कि देश की सीमाओं के अंदर ही और एक साल में जो उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं हैं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य हैं उन सभी का योग ही क्या कहलाता है, घरेलू उत्पाद। दोबारा सुन लो, किसी भी देश में घरेलू सीमाओं के अंदर, मतलब कि सीमाओं के अंदर ही होना चाहिए, एक साल में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग ही क्या कहलाता है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। तो यह किया गया था अगस्त 1949 में। अगस्त 1949 में इस समिति का गठन किया गया था। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है। भारत में ये बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना को कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन,
CSO, ये जो कि क्या करती है, राष्ट्रीय आय की गणना करती है। अगला है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ये बताना है कि अर्थव्यवस्था को कौन से क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक। मतलब जो 3 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में तो आता है जो सबसे पहले जैसे कृषि वगैरह है, तो ये आते हैं। कृषि से हमें क्या उत्पन्न, कपास उत्पन्न करना है या फिर कोई गन्ना उत्पन्न करना है, ये तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और फिर है कि कपास से किसी अन्य चीज को या फिर जैसे सूत वगैरह इसको काटना है, तो ये आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र में आते हैं सेवाएं, इनको क्या तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है। तो ये 3 क्षेत्र हो गए। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 2 गतिविधियों के नाम बताइए। प्राथमिक क्षेत्र में ये बताना है कि कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्रों में प्राकृतिक साधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। बाकी प्राथमिक क्षेत्र वो है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से क्या लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है। जैसे कृषि से हम क्या उत्पन्न करते हैं, कपास उत्पन्न करते हैं, डेयरी है, और ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में ही आती है। खनन है, ये भी किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र में ये ध्यान रखना कि क्या होता है, सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अगला है द्वितीयक क्षेत्र की किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम बताइए। ये बताना है कि द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां काम में ली जाती हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्रों के द्वारा बनी हुई चीजें होती हैं उन्हीं को क्या लिया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में लिया जाता है। जैसे यह प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या फिर किसी घर में हो सकती है। जैसे कपास के द्वारा सूत काटना, कपास के द्वारा सूत काटना, और गन्ने से गुड़ बनाना या फिर चीनी बनाना, और ईंटों से क्या बनाना, घर बनाना। ये सभी किसमें आती हैं, द्वितीयक क्षेत्र में इनको लिया जाता है, इनको शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्र की किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम बताइए। अब ये बताना है कि तृतीयक क्षेत्र में भी कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है। तो इनमें उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों के विकास में सहायता प्रदान करती हैं। इसमें उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों गतिविधियों में दोनों के विकास में सहायता प्रदान करती हैं, तथा ये गतिविधियां वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं। मतलब कि ये गतिविधियां वो हैं जो उत्पादन की बजाय किसका सृजन करेंगी, सेवाओं का सृजन करेंगी। इसमें जैसे है परिवहन है, भंडारण है, संचार है, बैंक सेवा, इन सभी को किसमें शामिल किया गया है, तृतीयक क्षेत्र में। तो ध्यान रखना प्राथमिक क्षेत्र में तो क्या था, जो कृषि से सीधा प्रत्यक्ष रूप से काम लिया जाता है, और द्वितीयक में जो प्राथमिक के बाद में जो आगे कुछ अच्छा रूप होता है वो क्या होता है द्वितीयक में, और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, व्यापार या फिर सेवाओं का सृजन होता है। अगला है प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो ये थे MS विश्वेश्वरैया, जिन्होंने इसकी क्या की थी, रचना की थी, MS विश्वेश्वरैया। अगला है कौन सी परिवहन योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। ये बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको कि 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना होती है वो 5 साल के लिए होती है, परंतु एक ऐसी है जिसको कि 4 साल में ही समाप्त कर दिया था। तो वो थी कौन सी, 5वीं योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसको कि 4 साल में ही समाप्त कर दिया गया था। अगला है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये बताना है कि जो नीति आयोग है उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखना कि जो भी नीति आयोग होती है उसका हमेशा अध्यक्ष उस टाइम का तत्कालीन, मतलब कि जो वर्तमान में होता है वो ही क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। तो इस समय कौन है इसका अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके क्या है, अध्यक्ष, क्योंकि इनका अध्यक्ष हमेशा ही कौन होता है, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री, यही क्या है इसका, ये इनका अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने का सबसे उपयोगी कारक कौन सा है। व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने का सबसे उपयोगी कारक कौन सा है। तो ये है कौन सा,
प्रति व्यक्ति आय प्रति। अगला है राष्ट्रीय आय गणना का कोई एक महत्व बताइए। ये बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना है उसका क्या महत्व है। तो राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व है, राष्ट्रीय आय से देश की आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। मतलब ये है कि देश की इकोनॉमी का हमें क्या पता चलता है, किसके द्वारा पता चलता है, राष्ट्रीय आय के द्वारा ही पता चलता है। अगला है भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या है। भारत में जो वित्त वर्ष है उसकी अवधि क्या मानी जाती है। तो उसकी अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 तक मानी जाती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसकी अवधि मानी जाती है। अगला है उत्पादन किसे कहते हैं। ये बताना है कि उत्पादन क्या है। तो उत्पादन उपयोगिता का सृजन और मूल्य वृद्धि का सृजन ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। उपयोगिता का सृजन और मूल्य वृद्धि का सृजन ही क्या है, उत्पादन है। अगला है भूमि को उत्पादन के साधन के रूप में क्या पुरस्कार दिया जाता है। भूमि को उत्पादन के साधन के रूप में क्या पुरस्कार मिलता है। तो इसका पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार स्वरूप इन्हें लगान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लगान। अगला क्वेश्चन है पूंजी को उत्पादन के साधन के रूप में क्या पुरस्कार मिलता है। पूंजी को उत्पादन के साधन के रूप में क्या पुरस्कार मिलता है। तो वो है पूंजी को ब्याज की प्राप्ति होती है। किसकी, ब्याज की प्राप्ति होती है। अगला है श्रम को उत्पादन के साधन के रूप में क्या पुरस्कार मिलता है। तो श्रम को मिलता है मजदूरी। क्या है, मजदूरी। तो ये ढंग से सुन लेना, 136, 37, 38 क्वेश्चन है। पहला तो है भूमि को उत्पादन के साधन के रूप में क्या पुरस्कार मिलता है, तो वो मिलता है लगान। और पूंजी को उत्पादन के रूप में क्या पुरस्कार मिलता है, तो वो है ब्याज। और तीसरा है श्रम को उत्पादन के रूप में क्या पुरस्कार मिलता है, तो वो क्या है, मजदूरी। तो इन तीनों का ध्यान रखना। और ऐसा ही है 139वां उत्पादन के साधन के रूप में उद्यमी को क्या पुरस्कार मिलता है। तो उद्यमी को मिलता है क्या, लाभ। क्या मिलता है, लाभ। तो ये चारों क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना। फिर अगला क्वेश्चन है इसका ही राष्ट्रीय आय के कोई दो अवधारणाओं के नाम बताइए। राष्ट्रीय आय की कोई दो अवधारणाओं को बताना है तुम्हें। तो ये है, पहला तो है सकल घरेलू उत्पाद। पहला तो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। और दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद। पहला तो सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये दो क्या है, इसके लिए अवधारणाएं हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने की थी। तो सर्वप्रथम जो गणना की थी वो थे कौन, दादा भाई नारोजी। कौन थे, दादा भाई नारोजी, जिसने कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। अगला है प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र बताइए। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय वो होती है जो राष्ट्रीय आय है उसमें यदि सभी जनसंख्या का भाग दे दिया जाए, पूरी राष्ट्रीय आय में पूरी जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो वो क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। अगला तो इसको क्या बोल सकते हो, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है विकास की प्राथमिक अवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। विकास की प्राथमिक अवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो विकास के लिए सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, जो कि विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अगला है वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पादन में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पादन में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का, ये बताना है। तो ये भी कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र। अगला है वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका है। अब की बार बताना है कि सबसे अधिक योगदान किसका है, तो वो है सेवा, जिसको कि हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसका ही सबसे अधिक जीडीपी में क्या है, योगदान है। सबसे कम तो किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का, और फिर कौन सा है, तृतीय क्षेत्र का। फिर अगला क्वेश्चन है इसका ही रोजगार की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। रोजगार की दृष्टि से बताना है कि सबसे अच्छा क्षेत्र किसको माना जाता है। तो रोजगार की दृष्टि से माना जाता है प्राथमिक क्षेत्र को सबसे ज़्यादा उपयोगी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की क्या है, रोजगार की शाखा के रूप में मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है इसका
आर्थिक वृद्धि का क्या तात्पर्य है? आर्थिक वृद्धि को बताना है कि आर्थिक वृद्धि होती क्या है। तो आर्थिक वृद्धि होती है समय के साथ में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में जो होने वाली वृद्धि है उसी को क्या कहा जाता है? आर्थिक वृद्धि। दोबारा सुन लो, समय के साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में जो वृद्धि है वो ही क्या कहलाएगी? आर्थिक वृद्धि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में किसके नेतृत्व में मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था? मानव विकास सूचकांक HDI ये विकसित किया गया था, ये बताना है तुम्हें। दोबारा सुन लो क्वेश्चन को, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में किसके नेतृत्व में मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था? तो वो थे महबूब उल हक, इनके नेतृत्व में ही मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया गया था। महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में शामिल किन्हीं 2 आयामों के नाम बताने। तो इसमें यह बताना है कि कोई 2 आयाम बता दो इसमें। तो पहला तो क्या है? ज्ञान। पहला तो है ज्ञान और दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में भी जीवन प्रत्याशा को माना जाता है, जो कि क्या है? इसके 2 आयाम है। अगला इसका 150वां क्वेश्चन है, नियोजन के कोई 2 घटक बताइए। कि नियोजन के तुम्हें 2 घटकों को बताना है। तो पहला तो है इसमें सुपरिभाषित लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। पहला तो क्या है? इसमें सुपरिभाषित लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। और दूसरा है कि उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाया जा सकता है। दोबारा सुन लो इसको, ये पूछ रहा है कि नियोजन के कोई 2 घटक बताने। तो पहला है इसमें कि सुपरिभाषित लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं और अगला इसमें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अनुमान लगाया जा सकता